हेलो एवरीवन। 40 मॉक टेस्ट सीरीज जिसमें हम कर रहे हैं टॉप 400 अर्थमेटिक के क्वेश्चंस। ऑल बोर्ड टेक्स्ट बुक गाइडली तीनों मॉक टेस्ट सीरीज यूज़ करेंगे, जिसमें से हर मॉक टेस्ट में अगर 10 अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं तो वो कंप्लीट 400 अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आज हम कर रहे हैं प्रीलिम्स मॉक टेस्ट नंबर 6। इससे पहले 5 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, आप लोग वो वीडियोज़ देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक के क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक के साथ। सबसे पहले 11th नंबर क्वेश्चन देखिए। द रेडियस एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर आर इक्वल, मतलब हाइट एंड रेडियस इक्वल है किसकी? सिलेंडर की। तो हम r इज इक्वल टू एच लिख देते हैं। इफ़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इंक्रीज बाय 10%, अगर रेडियस को 10% बढ़ा दें और उसकी हाइट भी इंक्रीज हो जाए बाय 10%, देन फाइंड द नेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में कितना नेट इंक्रीज होगा? इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कैसे निकलती है। अगर वो नहीं पता तो आप कंप्लीट क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये मॉक टेस्ट 40 मॉक टेस्ट जब आप करेंगे उसमें एटलीस्ट एक एक दो आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि मैक्सिमम एग्जाम में कौन से रूल, कौन से किस बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। स्क्वायर के बारे में, क्यूब के बारे में, सिलेंडर के बारे में, तो आप वो सब फॉर्मूलाज याद कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को हम करते हैं पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका फॉर्मूला है। सबसे पहले लेट हम एज्यूम कर लेते हैं, स्टार्टिंग में आप कुछ भी मान सकते हैं, 100 मान लीजिए, 10 मान लीजिए, कुछ भी। हम मान लेते हैं कि रेडियस और हाइट इज इक्वल टू 10 है, कि वो 10 है। तो यहाँ से वॉल्यूम कितनी आ जाएगी? पाई को एज इट इज़ रहने देते हैं। आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, और हाइट भी कितनी है? 10 है, मतलब 10 की क्यूब। 10 की क्यूब कितना होता है? 1000। तो यहाँ से वॉल्यूम कितनी आ जाएगी? 1000 पाई। इतना क्लियर हो गया? अब बोला कि 10% इंक्रीज हो गई। अगर कोई 10 थी, आपके पास रेडियस 10 है, तो उसको 10% बढ़ाया, मतलब 110/100, तो कितना हो जाएगा? वह वैल्यू बढ़कर 11 हो जाएगी। इसका मतलब रेडियस भी 11 है एंड हाइट भी 11 है। तो वॉल्यूम क्या बनेगी इसकी? वॉल्यूम बनेगी जैसे पाई आर स्क्वायर एच है, यहाँ पे पाई एज इट इज़ रख देंगे, आर की जगह पे 11 का स्क्वायर एंड हाइट भी क्या है? 11। तो 11 की क्यूब हो जाएगी, जो होता है 1331 पाई। इतना क्लियर हो गया? अब आप देखिए, ये पूछे कि कितना नेट इंक्रीज हुआ है। तो ये 1331 हो गया, पहले था 1000। इसको सब्ट्रैक्ट करिए, सबसे पहले कितना आएगा? 331, डिवाइड करिए 1000 से और मल्टीप्लाई करिए 100 से, ये पाई। क्लियर? ये 1000 यहाँ पे आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी बनेगी आपके पास? 33.1। अब आपको दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि हमने 1000 से डिवाइड क्यों किया। तो ये जब भी आपको प्रॉफिट की या नेट इंक्रीज की परसेंटेज निकालनी होती है, तो जो भी बढ़ी हुई वैल्यू हो उसमें से पहले वाली को सब्ट्रैक्ट करिए, डिवाइड करिए ओरिजिनल वैल्यू से। जैसे हम निकालते हैं ना, SP माइनस CP डिवाइड में CP मल्टीप्लाई 100, तो ऐसे ही इसमें निकालना है। नेक्स्ट देखिए 12th नंबर क्वेश्चन करते हैं। राम कोई जूसर को बेच रहा है 1260 रुपये का। इसका मतलब सेलिंग प्राइस उसका कितना है? 1260 रुपये। अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%, उसको 20% का प्रॉफिट होता है इस पर। ड्यू टू द रिसेशन की वजह से क्या हुआ? डिमांड कम हो गई जूसर की। तो उसने क्या किया? जो पहले प्रॉफिट हो रहा था उसका 2/5 प्रॉफिट पे उसने बेच दिया। तो नया सेलिंग प्राइस बताइए क्या है इसका? सबसे पहले CP है 1260, प्रॉफिट हो रहा 20% का। तो हम क्या करेंगे, आपको अगर CP निकालना हो SP के कंपैरिजन में, तो जितना भी प्रॉफिट है 100 डिवाइड में वो 100 में ऐड हो जाएगा 120। तो यहाँ से हम क्या करें, CP निकाल लेते हैं कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना है। 120 कर दिया। अगर हम इसको 6 पे कट करें तो कितना हो जाएगा? 2 1 ये 50 पे कट हो जाएगा। आंसर कितना आया? 1050। इसका मतलब CP हमारे पास आ गया इतना। इतना क्लियर हो गया? कॉस्ट प्राइस मिल गया हमें। उसके बाद ये बोला है नेक्स्ट टर्म के अंदर कि अब क्या होगा, रिसेशन की वजह से जो प्रॉफिट, मतलब पहले कितना प्रॉफिट हो रहा था? 20% का, अब होगा उसका 2/5 प्रॉफिट। इसका 2/5 मतलब 8% का इसको प्रॉफिट हो रहा है। ये CP था 1050, इसका मतलब इसने 8% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो 108/100। क्लियर? 5 से कट करें तो ये आ जाएगा, एंड ये इन दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे 54 एंड 21 की, कितनी आ जाएगी? 54 एंड 21, यहाँ से 3 और 1134 इसका सेलिंग प्राइस होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्ट्रीम। सबसे पहले बोट एंड स्ट्रीम है, तो ST इज इक्वल टू D। बोट में आपको पता है डाउन स्ट्रीम में जाती है बोट सेम डायरेक्शन में, पानी भी सेम डायरेक्शन में, तो दोनों की, पानी और बोट की स्पीड ऐड हो जाएगी। और अप स्ट्रीम में बोट एक डायरेक्शन में जाती है, पानी अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर
टू द स्ट्रीम ऑफ द बोट, मतलब बोट को हम x मान लेते हैं, पानी को y मान लेते हैं, तो इनकी स्पीड दे रखी है 5:2. It takes 4 hours more to travel 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम. फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर. मतलब अगर ये अपस्ट्रीम जा रहा है 42 किलोमीटर तो इसको 4 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं. डाउनस्ट्रीम भी 42 किलोमीटर जाएगा लेकिन 4 घंटे कम लगेंगे. अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं? सबसे पहले ST=D. इतना क्लियर हो गया. अगर मुझे टाइम निकालना है यहाँ से तो कैसे निकलेगा? डिस्टेंस बाय में स्पीड. डिस्टेंस हमें पता है कितना है, 42 किलोमीटर. स्पीड कितनी है? देखिए जब भी आप डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकाल रहे हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे. क्लियर? 5 और 2 कितने हो गए? 7. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 7x. इतना क्लियर हो गया. ये आपके पास टाइम निकल के आ गया. इसको इक्वल टू रखते हैं हम डाउन अपस्ट्रीम स्पीड के, 42. इतना क्लियर? यहाँ से अपस्ट्रीम में सब स्पीड क्या होगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3x. लेकिन ये टाइम दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि इन्होंने बोला कि अपस्ट्रीम में टाइम ज़्यादा लगेगा. इतना क्लियर है? इसका मतलब इसको अगर कोई 1 टाइम लग रहा है तो इसको उससे डबल टाइम लगेगा, मतलब 4 टाइम ज़्यादा लगेगा. इन दोनों को इक्वल करने के लिए अगर मैं इसमें 4 और ऐड कर दूँ, जो टाइम इसको ज़्यादा लग रहा है वो मैंने इसको भी ज़्यादा दे दिया, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे. अब हमें यहाँ से जस्ट x की वैल्यू निकालनी है, फिर हमारा सोल्व हो जाएगा. 1 की वैल्यू आ जाएगी. देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको. सबसे पहले तो ये कट कर दीजिए, 6 पे कट हो जाएगा तो ये बच गया आपके पास 6x प्लस में 4 इज इक्वल टू, अगर इसको कट करें तो 14/x हो जाएगा. इतना क्लियर हो गया? इसको इधर आके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, -6/x हो गया. x आपने एलसीएम ले लिया. 14 में से अगर 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 8/x इज इक्वल टू है 4. ये x इधर मल्टीप्लाई 4 डिवाइड में हो जाएगा. हमारे पास वैल्यू आ गई 2. 1 की वैल्यू मतलब x की वैल्यू आ गई 2. ये था 5x, ये है 2x. अब निकालना क्या है? स्पीड ऑफ द बोट. स्पीड ऑफ बोट क्या है? 5x. x की वैल्यू 2 आ गई तो 5 और 2 की मल्टीप्लाई कितना होता है? 10 किलोमीटर पर आवर. ऑप्शन बी आंसर होगा. नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन. टाइम टेकन बाय P टू फिनिश अ वर्क पीस ऑफ वर्क इज ट्वाइस द टाइम टेकन बाय Q एंड थ्राइस द टाइम टेकन बाय R. इनको अलग अलग टाइम लग रहा है. सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं P और Q के बीच में, फिर कंपैरिजन होगा P और R के बीच में. इसने बोला कि टाइम टेकन बाय P टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इज ट्वाइस द टाइम टेकन बाय Q. अगर Q को 1 टाइम लग रहा है तो P को उससे डबल टाइम लग रहा है और 3 गुना टाइम लग रहा है R के कंपैरिजन में. अगर R को 1 टाइम लग रहा है तो P को 3 टाइम लगेगा. इतना क्लियर हो गया? ये आपका आ गया टाइम. अब हमें क्या निकालनी है? एफिशिएंसी. एफिशिएंसी कैसे निकलती है? ST=D. स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के एंड टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के. स्पीड हम किसको मानते हैं? एफिशिएंसी को ही. जितनी तेज़ी से काम करेगा वही उसकी एफिशिएंसी है. इसका मतलब टाइम क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एफिशिएंसी के. तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये 2 यहाँ आ जाएगा एंड 1 यहाँ चला जाएगा. यहीं पे सेम अगर हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये 1 यहाँ आ गया और 3 यहाँ वैल्यू चली जाएगी. आपको जस्ट उल्टा करना है जब भी टाइम और एफिशिएंसी या टाइम और स्पीड का रेशो दे रखा हो. अब देखिए इसमें कॉमन क्या है? दोनों में P कॉमन है और उसकी वैल्यू भी 1 है. इसका मतलब इस इक्वेशन को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं. अगर 1 नहीं होती तो हमें इक्वल बनाना पड़ता. अभी सेम है तो P की जगह पे 1, Q कितना है 2 और R कितना है 3. ये हमारे पास रेशो निकल के आ गया. अब आगे क्या बोला है? इफ़ ऑल 3 ऑफ देम वर्क टुगेदर. अगर तीनों साथ में काम कर रहे हैं, इट टेक्स 9 डेज. उनको 9 दिन लगते हैं पूरे काम को कंप्लीट करने में. आप बताइए R कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा? सबसे पहले जब भी आपको टोटल वर्क निकालना होता है तो आप कैसे निकालेंगे? जब भी आपको टोटल वर्क निकालना हो तो टोटल वर्क के लिए आप क्या करेंगे? जितना टाइम लग रहा है और उतनी ही आपको एफिशिएंसी. अगर तीनों को मिलकर टाइम लग रहा है तो एफिशिएंसी भी तीनों की होनी चाहिए. तीनों ने मिलकर 9 दिन में काम को कंप्लीट किया तो 9 और तीनों की एफिशिएंसी क्या होगी? 3, 2 एंड 1 कितना हो गया? 5. तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. इतना क्लियर हो गया? 6 सॉरी 3, 2, 5 एंड 1 6. तो कितना हो जाएगा? 54. टोटल वर्क आ गया 54. अब जिसका भी पूछे उससे डिवाइड कर दीजिए. R का पूछा है तो R की एफिशिएंसी कितनी है? 3. तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 18 आंसर आ जाएगा. इसका मतलब इसको 18 दिन लगेंगे R को उस काम को कंप्लीट करने में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन. अ सम वॉज इन्वेस्टेड at a certain rate of interest for 3 years, given interest equal to 3/4 of the sum. Find the amount received when 1500 is invested at the same rate of interest for 2 years at compound interest compounded annually. कोई भी सम है, हमें नहीं बता रखा कितना सम है. जब उसको 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे दिया जाता है ना, तो जो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा वो सम का 3/4 निकल के आएगा.
इसका मतलब लेट मैं एज्यूम कर लेती हूँ। क्लियर, 3/4 है तो हम कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं। लेट मैंने मान लिया अगर 4 है तो मैं 400 मान लेती हूँ। वैसे हम 100 एज्यूम करके चलते हैं, लेकिन अगर 4 दे रखा है तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। हम मान लेते हैं प्रिंसिपल है 400, क्योंकि 4 दे रखा था ना नीचे, उससे कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। अगर 12 होता तो हम 1200 मान लेते, 9 होता तो हम 900 मान लेते, उस तरह से। सिंपल इंटरेस्ट इसका 3/4 मिलेगा, तो इसका 3/4 कितना हो जाएगा 300। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 300। टाइम दे रखा है 3 साल का। आपको निकालना क्या है, सबसे पहले आप निकाल लीजिए रेट। कैसे निकलेगी, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय में 100। ये 100 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 300 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय में प्रिंसिपल है 400 एंड टाइम लग रहा है 3 साल का। तो यहाँ से हमारे पास रेट निकल कर आ जाएगी। कितनी आ गई, 25% रेट मिल गई हमें। देखिए रेट ही निकालना था हमें फर्स्ट क्वेश्चन से, 25% निकल गया। अब बोला है कि प्रिंसिपल है 1500 रुपये और रेट है 25%। 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे देना है। जब भी 2 साल का निकालना हो तो बहुत ईजी निकाल सकते हो। कैसे, प्रिंसिपल लिखिए, इसको हम निकालेंगे बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट की तरह, जैसे प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100 करते हैं वैसे ही। प्रिंसिपल है 1500, रेट कितना है 25%, 2 साल के लिए। अब आपको क्या करना है, डिवाइड में 100 हो गया। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट हो 2 साल का तो रेट और टाइम को एक साथ लिखा जाता है। कैसे, जितनी आपकी रेट है आपको क्या करना है, रेट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर रेट का स्क्वायर करना और डिवाइड में 100 करना है। आपके पास कंप्लीट आंसर आ जाएगा, रेट और टाइम का कॉम्बिनेशन। रेट 25 है तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 50। 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625, 2 से डिवाइड किया, 100 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 6.25। दोनों को ऐड कर दीजिए 56.25। अब आपको जस्ट इनकी मल्टीप्लाई करनी है एंड इसको सोल्व करना है। तो इसका आंसर आपके पास कितना आपको देखने को मिलेगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो हमारे पास आंसर आएगा 843.75, मतलब 843.75 रुपये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट है। पूछा क्या लास्ट में कि कितनी अमाउंट मिलेगी। इस वैल्यू के अंदर आपको 1500 प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करना है। 1500 प्लस इसको ऐड करेंगे तो आंसर बनेगा 2343.75, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंकित कवर कर रहा है 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर का डिस्टेंस 10 घंटे में। ये आपका डिस्टेंस का क्वेश्चन है, एस टी इज इक्वल टू डी लिख लिया करें इस तरह के क्वेश्चन में। 180 किलोमीटर अगर 10 घंटे में कवर हो रहा है तो स्पीड कैसे निकलेगी, डिस्टेंस बाय टाइम। 180 को 10 से डिवाइड करेंगे तो स्पीड मेरे पास आ जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर हो गया। उस जर्नी को उसने 2 पार्ट में कवर किया। सबसे पहले उसने ट्रेन ली, उसके बाद एक टैक्सी हायर कर ली। ट्रेन की स्पीड थी 25 किलोमीटर, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं कि ट्रेन की स्पीड थी 25 किलोमीटर एंड टैक्सी की स्पीड थी आपके पास 15 किलोमीटर पर आवर। अब आपको ये बताना है कि ट्रेन और टैक्सी में उसने कितना कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसका रेशो निकालिए। तो इसके लिए आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सबसे पहले डिस्टेंस कैसे निकालें हम, जब भी आपको अगर टाइम दे रखा हो ना, ये बता रखा हो कि इतना डिस्टेंस है, उसको कितने हिस्सों में ट्रैवल करना है। जैसे इस तरह के क्वेश्चन बोट एंड स्टीम से काफ़ी रिलेट करेंगे, जिसमें टाइम दे रखा हो कि 10 घंटे लगेंगे, तो भी आपको टाइम ही निकालना है ताकि हम उस 10 आवर के इक्वल रख सकें। इसको कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व। सबसे पहले डिस्टेंस मान लेते हैं डी डिस्टेंस है, ट्रेन चल रही है 25 किलोमीटर पर आवर, टाइम निकल गया। उसके बाद दूसरा क्या होगा, टोटल है 180, उसमें से डी को सब्ट्रैक्ट कर दो। स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 10। इस इक्वेशन को सोल्व करना है। कैसे सोल्व होगी ये इक्वेशन, 25 और 15 में कॉमन लेते हैं, 75 ले लिया। 25 से 75 को डिवाइड किया, कितना बचा 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3D। और 15 को जब 75 से किया तो 5 बचा। 180 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 900 माइनस 5D इज इक्वल टू 10 है। ये 75 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इतना हो गया। तो यहाँ से -2D कितना हो गया, सब्ट्रैक्ट करके -50 एंड D की वैल्यू आ गई आपके पास 75। मतलब ट्रेन में उसने 75 डिस्टेंस ट्रैवल किया। इनका रेशो निकालना है। टैक्सी में कितना होगा, 180 में से 75 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचेगा 105। तो 105 को जब हम सोल्व करेंगे 5:7 की फॉर्म में आंसर आएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, देर आर 2 पॉजिटिव नंबर्स 2 and 7। 2 पॉजिटिव नंबर है जिनका रेशो आपको दे रखा है 2 and 7। इफ़ द लार्जर नंबर एक्सीड द स्मॉलर नंबर बाय 15, मतलब जो बड़ा नंबर है वो 15 बड़ा है छोटे से, तो बताइए स्मॉलर नंबर क्या है। ये तो काफ़ी इजी था। इनके बीच में गैप देखिए कितना है, 7 and 2 के बीच में 5x का गैप है। इसका मतलब ये 5x 15 के इक्वल है, तो x की वैल्यू आ गई 3।
एक रेशियो की वैल्यू हमें 3 मिल गई। अब स्मॉलर नंबर पूछा है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्मॉलर नंबर कितना है आपके पास 6, अगर पूछता लार्जर नंबर तो कितना होता 21। ऑप्शन होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए आपको किस तरह से क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं ये। इस तरह के क्वेश्चन मेंस में भी देखने को मिलते हैं। एंड ये क्वेश्चन देखिए कई बार स्टूडेंट्स को ये लगता है कि डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन ट्रस्ट में एक बार आपके बेसिक्स क्लियर हो गए ना, जैसे आपने टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, आपको पार्टनरशिप, सब तरह के क्वेश्चन करने आ गए, उसके बाद जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना तो आपको सोल्व नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए इसमें आपको एक पूछ रखा है क्वेश्चन कि आपको 5 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हैं, उनकी एवरेज निकालनी है। इतना क्लियर हो गया। अब आपको दे दी 2 स्टेटमेंट। अब ऑप्शन में क्या पूछेगा, आप पहली स्टेटमेंट को पढ़िए, इससे आंसर दे सकते हैं। अगर इस अकेले से आंसर दे सकते हैं तो आप ये मार्क करेंगे कि पहली स्टेटमेंट सफिशिएंट है, आंसर मिल जाएगा। अगर पहली से नहीं मिलता, सेकंड से मिलता है तो आप लिखेंगे सेकंड सफिशिएंट है। अगर आपको दोनों से मिलता है तो आप बोलेंगे कि दोनों सफिशिएंट है। अगर किसी से भी नहीं मिलता तो आप बोलेंगे कि दोनों मिलाकर भी आंसर नहीं दे पा रही। तो ये आपके ऑप्शन होते हैं। या फिर अगर दोनों से ही आंसर मिल जाए तो हम आइदर और बोलेंगे कि फर्स्ट भी कंप्लीट है, मतलब आंसर दे सकती है, सेकंड भी आंसर दे सकती है, तो आप आइदर और बोलेंगे। जब दोनों मिला के देंगी तो बोथ लिखेंगे। अब देखिए कैसे सोल्व करें। 5 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 5 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स कैसे निकालेंगे। अगर आपने पहला x एज्यूम कर लिया, मान लीजिए कि पहला नंबर 3 है, मान के चलिए, तो इसको नेक्स्ट ओड बनाने के लिए आप इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये 4 हो गया, इवन बन जाएगा। इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा आपको, 2 ही ऐड करना पड़ेगा। जब भी ओड नंबर के अंदर आप इवन ऐड करेंगे तो वो ओड बनेगा। मतलब पहला नंबर x हो गया तो दूसरा होगा x+2, उसके बाद अगला नंबर होगा x+4, उसके बाद अगला नंबर होगा x+6, नेक्स्ट होगा x+8। तो ये हैं 5 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स। इतना क्लियर हो गया। द सम ऑफ द सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर इज 412, मतलब 412 दे रखा है सेकेंड और थर्ड नंबर। देखिए ये है सेकेंड और ये है थर्ड नंबर, दोनों का सम दे रखा है 412। तो आपको बिना सोल्व करे आप बता सकते हैं कि इससे सोल्व होगा या नहीं होगा। हो जाएगा। कैसे? हम क्या करेंगे, यहाँ से x+2 प्लस में x+4 इज इक्वल टू 412 है। यहाँ से 2x 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 406, x की वैल्यू कितनी आ गई 203। अगर मुझे x की वैल्यू मिल गई, पहला नंबर मिल गया, तो मैं तो सारे निकाल सकती हूँ। पहला अगर 203 है तो नेक्स्ट होगा 205, उससे अगला 207। इस तरह से हम नंबर निकाल सकते हैं। इसका मतलब पहला आंसर दे देगा। आपको बिना सोल्व करे पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा या नहीं होगा। क्लियर? अगला देखिए, द डिफरेंस ऑफ द फोर्थ एंड सेकेंड नंबर इज 8। ये है आपका फोर्थ नंबर और ये है आपका सेकेंड नंबर, इनका डिफरेंस दे रखा है 8। क्या इनका डिफरेंस हमारे कुछ काम आने वाला है? क्योंकि अगर मैं इसका डिफरेंस करूँ, ये है x+6, इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ -x -2 इज इक्वल टू 8। ये x ही कट हो गया। जब आपके पास जिस वेरिएबल की आपको वैल्यू निकालनी है वही नहीं बचा तो आप कैसे निकालेंगे? इसका मतलब सेकंड तो सफिशिएंट नहीं है, लेकिन फर्स्ट सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। द स्टेटमेंट 1 इज अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बट स्टेटमेंट सेकेंड अलोन इज नॉट सफिशिएंट। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन है। बिना सोल्व करे अगर बता पाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं, बार बार एग्जाम में ये मत पढ़ा करो, एक बार देख लिया करो फर्स्ट टाइम। क्लियर? फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द शॉपकीपर। शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हुआ आपको वो निकालना है। प्रॉफिट चाहिए हमें। प्रॉफिट के लिए क्या चीज़ों को पता होना चाहिए? अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो आपको सीपी पता होना चाहिए कि वो कितने कॉस्ट प्राइस पे लेके आया, आपको सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए कि उसने कितने का बेचा। अगर ये 2 चीज़ें पता है तो आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। अब देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, पहली स्टेटमेंट। एमआरपी है आर्टिकल का वो 20% ज़्यादा है सीपी से। सीपी से 20% ज़्यादा है तो एमआरपी अगर मैंने निकाल भी लिया, एमआरपी और सीपी से अकेले से मैं नहीं बता सकती प्रॉफिट, क्योंकि सेलिंग प्राइस नहीं निकल रहा, तो इससे आप नहीं बता पाएंगे अकेले से। अब दूसरी स्टेटमेंट देखिए, द परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन आर्टिकल इज़ 5%, मतलब डिस्काउंट उस आर्टिकल पे 5% का दिया और उसका सेलिंग प्राइस है 114। इस अकेली स्टेटमेंट को अगर मैं सुनूं कि 114 रुपये का बेच दिया और 5% उसने डिस्काउंट मांगा था, फिर भी प्रॉफिट नहीं निकलेगा, क्योंकि मुझे सीपी नहीं पता कितना था। तो ये दोनों से अकेले से तो आंसर नहीं सोल्व हो सकता। अब ये दिमाग लगाओ कि क्या दोनों मिलके सोल्व कर सकते हैं? दोनों मिलके कैसे सोल्व करेंगे? सीपी दे रखा है आपको 114 का, सॉरी सेलिंग प्राइस है 114,
5% डिस्काउंट मांगा, तो इससे 5% वैल्यू बढ़ाती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, MRP आ गया। MRP आने के बाद उसने बोला कि 20% ज़्यादा है MRP CP से, तो MRP से मैं CP निकाल सकती हूँ, SP ऑलरेडी है तो इनका डिफरेंस करके प्रॉफिट भी निकल जाएगा। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट मिलके आंसर दे देंगे, आप बिना निकाले कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं समझ में आया तो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ करके आपको कैसे करना है, या फिर आप सीधा सोच के भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। 29 नंबर देखिए, पहले से तो नहीं होगा लेकिन आपको दे रखा है SP कितना दे रखा है 114। यहाँ से मुझे CP निकालना है, कैसे निकालूँ, डिस्काउंट इसने मांगा है 5% का, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी है 100/95। इसका मतलब ये किसी चीज़ की 95% है, मुझे इसका 100% चाहिए, तो मैं अगर इसका 100% मुझे निकालना है तो कितना निकल के आएगा, ये कट के हो जाएगा 120। वो 120 क्या निकल के आया, MRP हमें मिल गई 120 और सेलिंग प्राइस है 114। अब देखिए इसने बोला कि MRP 20% ज़्यादा है CP से, इसका मतलब ये किसी का 20% ज़्यादा है, तो 120 किसका 20% ज़्यादा है, यहाँ से कट करेंगे तो 100 का, तो यहाँ से हमें CP मिल गया कितना 100। प्रॉफिट बताइए कितना निकला है, प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं आप, 100 CP है, सेलिंग प्राइस 114 है, कितना ज़्यादा है 14 ज़्यादा है, डिवाइड करिए कॉस्ट प्राइस से, मल्टीप्लाई करिए 100 से, इसका मतलब 14% का आपको डिस्काउंट है, सॉरी प्रॉफिट है। इस तरह के क्वेश्चन में हमसे डायरेक्ट पूछा नहीं होता कि कितना परसेंट, आपको बस ये पता होना चाहिए आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। इसमें पूछा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड राम, मतलब फादर और राम के बीच में कितना डिफरेंस है वो निकालना उनकी एज का। अब पहली स्टेटमेंट दे रखी है कि 2 साल पहले उनकी एवरेज थी 30, 2 साल पहले 30 थी, तो अगर मैं सम निकालूँ दोनों का फादर और राम का तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगी 60 हो जाएगा। ये थी 2 साल पहले, प्रेजेंट में आने के लिए क्या करेंगे, दोनों के 2-2 साल ऐड कर दिए तो कितना हो गया 4, इसका मतलब प्रेजेंट एज तो इनकी आ गई 64। लेकिन प्रेजेंट एज का क्या करूँ, मुझे तो डिफरेंस चाहिए, इसका मतलब पहली स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है आंसर देने के लिए। अगर मैं सेकंड चेक करूँ, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ फादर एंड मदर इज़ 5, फादर और मदर के बीच में 5 का डिफरेंस है, फिर भी हमें फादर और राम के बीच का तो नहीं पता चला। अगर ये फादर और राम के बीच का डिफरेंस होता तो ऑलरेडी क्वेश्चन सोल्व हो जाता, या फिर ये मदर से राम का कोई रिलेशन देते तो भी हम निकाल सकते। ये किसी भी तरह से क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, तो हम लिखेंगे कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, इफ़ द डाटा इवन इन बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ये आंसर होगा आपका। क्लियर, यहाँ पे आपने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया मॉक नंबर 6 के। आप पहले वाले भी रिवीजन करते रहिए, जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना बेस्ट रहेगा आपके लिए। आप क्या करिए, डायरेक्ट आपने वीडियो जैसे ऑन प्ले की, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करके देखिए, देन फिर सोल्यूशन, फिर खुद से सोल्व, देन फिर सोल्यूशन। 1-2 बार आप इस तरह से करेंगे तो आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने बिल्कुल आपको आराम से, जो बिल्कुल बिगनर है वो भी समझ पाए उस तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।